सीआरपी के आंकड़े बताते हैं कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है। अपराध के मामले में आपको बता दूं पत्रकार जी, आप जरा विश्वास कर लीजिए कि इस देश के, इस प्रदेश के अंदर जितने मवाली गुंडा और माफिया थे, जितने आपको हिस्ट्री शीटर लगते थे, चाहे वो भू माफिया थे, एंटी करप्शन गठित हुआ, सारी लाइबिलिटी थी सरकार की, और वो जितने गुंडे माफिया मवाली थे, या तो वो जेल के सलाखों में हैं और या तो उत्तर प्रदेश और देश छोड़ करके देश के बाहर हो गए हैं। आप पता कर लीजिए। और ये गुंडा माफिया का बढ़ावा नहीं है, ये सरकार उनको दबाने का काम किया है और गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार गौतम है। आज हम हैं सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर जी के साथ। विनोद राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और कुछ प्रश्न करेंगे आपसे। हम चाहेंगे कि जिसका आप उत्तर दें। माननीय जो है राष्ट्रीय सचिव जी, आप बताएं आपकी पार्टी की जो है उद्देश्य क्या है? आप किन उद्देश्यों को लेकर, किन रूपरेखाओं को लेकर कार्य करना चाहते हैं समाज में? पहले तो आपको, आपके चैनल को मेरे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, समस्त पदाधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई। और मेरे पार्टी का उद्देश्य आप जानना चाहते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठन 27 अक्टूबर सन 2002 को हुआ और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े पछाड़े गए, अगड़े पिछड़े लोगों को की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। और आपने शिक्षा के क्षेत्र में कहा, सामाजिक क्षेत्र में कहा। सामाजिक क्षेत्र में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का सबसे पहला काम है कि इस देश के अंदर सबसे पहले सर्वेक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मैनिफेस्टो है। और दूसरा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि देखिए, यदि इस देश में रहने वाले अमीर लोगों को का कर्ज माफ हो सकता है, तो एक गरीब व्यक्ति जो अपने घर के अंदर एक पंखा चलाता है, एक बिजली का बल्ब चलाता है और उसके बिजली का बिल आता है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, अब वो परेशान रहता है कि हम अपने बेटी और बेटा को शिक्षा के तरफ ले जाएं, उन्हें पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें, क्या बिजली का बिल जमा करें। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि बड़े लोगों का बिजली का बिल कर्जा माफ हो सकता है, तो गरीबों का भी कर्जा, बिजली का बिल माफ होना चाहिए। इस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पंचायती राज सदैव लड़ते रहते हैं। शहर से लेकर के सदन तक आपका स्टेटमेंट आता रहता है, वो आवाज को बुलंद करते रहते हैं, गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि 1 से लेकर के और 16 तक मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा लागू होना चाहिए, जिससे कि गरीब की बेटी बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, सेक्रेटरी बनने की मादा रख सके। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदैव लड़ाई लड़ते रहते हैं। और वो बेहतरी के लिए हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, सबको लगा करके गांव गांव में जाकर के हम लोग बताने का काम करते हैं कि आप एक रोटी कम खाओ, एक कपड़ा कम पहनो, लेकिन अपनी बेटी और बेटा को स्कूल भेज करके शिक्षा दिलाने का काम करो, तभी गरीबी दूर होगी। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है कि शिक्षित हो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। जैसा कि राष्ट्रीय सचिव जी आपने कहा कि राजभर जी ने, माननीय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब का मैनिफेस्टो ये नहीं था, वो तो सामाजिक आधार पर आरक्षण को लागू किए हैं। देखिए, समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। पहले जरूरत था रोटी, कपड़ा और मकान, आज जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये समय समय पर बढ़ता रहता है, तो आज उसको हमको बढ़ा करके और आगे ले जाने की जरूरत है। तो इस तरह से उसको भी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने आर्थिक आधार पर जोड़ने का काम किया है। इसलिए जोड़ने का काम किया है कि जो एससी का व्यक्ति डीएम हो गया है, एसपी हो गया है, लेखपाल
दरोगा नायब तहसीलदार कानून वो हो गया है, उसे आरक्षण की क्या जरूरत है। उसी कैटेगरी में, उसी जाति में आज भी टाली पर माटी लाद रहे हैं, आज भी मजदूरी कर रहे हैं, गरीब हैं, आरक्षण की आवश्यकता उनको है। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हर जाति वर्ग में गरीब हैं और सबको सर्वेक्षण हो जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस आधार पर कहा है। राष्ट्रीय सचिव महोदय जी, जैसे आपने कहा कि बाबा साहब के उद्देश्यों पर भी आपकी पार्टी काम कर रही है जी, सामाजिक खाई को मिटाना चाहती है, तो किस तरीके से ये सामाजिक खाई जो इतना अंतर है लोगों में, ये कैसे मिटेगी? अभी आप देखे होंगे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, चुनाव चल रहा था घोसी का, और जिसके यहाँ लोग जाने में कतराते हैं, जिसके दरवाजे पर पानी पीने के लिए लोग कतराते हैं, और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के मसीहा, महबूब नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, आप देखे होंगे एक पासी के घर जाकर के, एक दुसाद के घर जाकर के भोजन करने का काम किए हैं कि जहाँ के लोग पानी नहीं पीते। ये तो अन्य पार्टी के लोग भी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पैर धोते हैं कर्मियों के, योगी जी भी जाके भोजन करते हैं, लेकिन इसमें अलग क्या किए आपके नेता? ये अलग यही किए, वो दिखाने का काम किए कि यह समाज के लोगों, ये जरा देखो। नहीं, ये तो दिखा रहे हैं, योगी जी भी दिखा रहे हैं, मोदी जी भी दिखा रहे हैं। ये मोदी जी और योगी जी दिखा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जो हमारे बड़े नेता जब करेंगे इस बात को, तो हमारी जो निचली इकाई है, छोटे लोग हैं, जो खाई को लेकर के और विकराल रूप बनाना चाहते हैं, उनके समझ में आएगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे पास वही है। राष्ट्रीय महोदय जी, ये जो सामाजिक खाई है, जो एक अंतर है, बड़ा तबका एक निचला तबका, इसकी दूरियां कैसे मिटेंगी? चाहे वह सामाजिक विभेद की बात हो या छुआछूत जातिवाद की बात हो, इन पे आपकी पार्टी क्या कर रही है? इसके लिए हमारी पार्टी सबसे पहले शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अभी जहां लोग अशिक्षित हैं, आज उस बात को लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन जो हमारी पीढ़ियां शिक्षा की तरफ जाएंगी, पढ़ लिख करके होशियार हो जाएंगी, ये सारी भेदभाव, ये सारी जो दूरियां हैं, ये खत्म हो जाएंगी, इसमें कुछ रह नहीं जाएगा। लेकिन जहां अशिक्षा है, शिक्षा नहीं है, वहां इस तरह से भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, इस तरह से बातें आ रही हैं। और जहां माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का दीपक पहुंच चुका है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एजेंडा पहुंच चुका है, माननीय देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी का संदेश पहुंच चुका है, योगी जी का संदेश पहुंच चुका है, ऐसा कोई बात नहीं रह गया है। ऐसा खाई धीरे धीरे मिटने का काम हो रहा है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले एक खबर आई थी कि अखिलेश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जी मंदिर में गए थे और वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया। ये सामाजिक खाइयां, ये सामाजिक दूरियां कैसे खत्म होगी? देखिए, ऐसा है, इस देश के अंदर विभिन्न जाति के लोग हैं और विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, और वो विचारधारा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी महाराज जो कर रहे हैं, इसको लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब विरोध में जब कुछ नहीं पाते हैं कहने के लिए, तो यही सब करते हैं, और उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। तो अब जैसे मान लीजिए चुनाव आ गया, अब उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। भैया, संविधान खतरे में नहीं है। आप पत्रकार साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जरा बताओ संविधान कैसे में खतरे हैं? संविधान खतरा कैसे हो सकता है? इतना आसान है संविधान को बदल देना? लेकिन नहीं, अशिक्षित हमारी जनता है। ये बातें लोग भ्रामक फैलाई गई, वास्तव में लोकसभा चुनाव में फैलाई गई, खतरे में है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये नहीं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के लिए सारी बातें चली। हाँ, लेकिन जो शिक्षा से वंचित था, जिसको बाबा साहब के एजेंडे को नहीं पता था, बाबा साहब के एजेंडे को नहीं पढ़ा था, उनके इतिहास को नहीं पढ़ा था, वो चला गया वहां और जाकर के समीकरण को बिगाड़ दिया। तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो पॉलिटिशियन लोग हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जनता कैसे गुमराह होगी उसको बाखूबी पढ़ लेते हैं और घुमाने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। एक तरीके से एक भीड़ तंत्र को, आपके कहने का मतलब, वो अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। यही हुआ है। अच्छा अध्यक्ष महोदय जी, थोड़ा सा और, अभी विगत कुछ दिनों में समाचार चल रहा था, प्रदेश विधानसभा में कुछ बड़े बदलाव होने वाले थे जी। जैसे आपके उप मुख्यमंत्री महोदय जी दिल्ली में गए थे, इनके आरएसएस के अध्यक्ष के संपर्क में थे,
ये हो रहा था राजनीतिक गलियारे में, ये बातें चल रही थी कि जो लोकसभा का परिणाम अब की बार आया है एनडीए के विपरीत आया है, पक्ष में तो नहीं कह सकते, पिछली अपेक्षा से बहुत कम सीटें आई थी। जो ये परिणाम आया है ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिणाम है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए विधानसभा लखनऊ में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, राजनीतिक परिवर्तन, कुछ बेहतर परिवर्तन होंगे या अच्छे होंगे कि मुख्यमंत्री कोई बैकवर्ड बने, कुछ ऐसी बातें चल रही थी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके नेता का भी नाम उसमें था जी नहीं, प्रसाद मौर्य तो नई दिल्ली में लगे हुए थे, आपके नेता का क्या कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, चुनाव चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, चुनाव के बाद हर पार्टी का बदलाव होता है, कमेटी भंग होती है, नए सिरे का चुनाव होता है और पार्टी अपने स्तर से समीक्षा करती है कि हमने क्या किया, कि हमारी कमी रह गई, कि हम इस सीट को हार गए। ये हर पार्टी की सतत प्रक्रिया है और वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के, जनता के बीच में जाकर के उसकी बाखूबी समीक्षा करती है और समीक्षा करके अपने कमियों को ढूंढती है कि वो हमारी कमी कहाँ रह गई है और उस हिसाब से फिर पार्टी निरंतर आगे बढ़ने का काम करती है। राजनीतिक जानकार तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जब ये राजनीतिक गलियारे में ये बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री को बदलने की और सारी बातें, इसके बाद योगी सरकार पूर्ण एक्शन में आ गई, पूरे एक्शन मोड में आ गई और तब से कई ऐसे फैसले हुए, खटाखट कई ऐसे फैसले हुए जिससे प्रदेश की जनता भी जो है जान गई है कि अब योगी जी एक्शन मोड में है। अधिकारियों के कई ट्रांसफर होने लगे, हस्तांतरण कई होने लगे, तो ये कयास कहीं ना कहीं इसको भी गलत नहीं कहा जा सकता। क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी जी हमेशा गरीबों मुजरिमों के भलाई के लिए रात दिन काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सदैव देश की भलाई के लिए काम करते हैं और ये चुनाव है, चुनाव सतत प्रक्रिया है। चुनाव के बाद वहां की स्थिति बनती है, लोग इधर से उधर आना जाना रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आप देखे होंगे पंचायती राज विभाग बहुत भारी भरकम विभाग उनके पास है, अल्पसंख्यक उनके पास है। आप देखे होंगे कि जिस तरह से गांव में जाना, अधिकारियों के बीच संपर्क बना करके उन्हें योजनाओं के बारे में गरीबों तक पहुंचाना, सबको जानकारी देना, ये सारा काम सरकार कर रही है। हमारे नेताजी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सारे लोग अब लग गए हैं विकास कार्यों में। मैं आपको रोकना चाहूंगा सचिव जी, माफ कीजिए, कहीं ना कहीं ये भी प्रचारित हो रहा है, लोगों के अंदर ये बहस का कारण बना हुआ है कि ये नौकरशाही है। इस समय जो चल रहा है, अधिकारियों अपनी मनमानी का कर रहे हैं, भ्रष्टाचार लूट खसोट मचा हुआ है, बहुत सारे देखने को प्रकरण मिल रहे हैं कि कार्रवाई ही नहीं होती। देखिए, मैंने पहले कहा कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। अब वो जब कुछ नहीं पाएंगे तो यही ना कहेंगे, और क्या कहेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं है। सभी गरीबों की लड़ाई, हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ते रहते हैं और उनके तक आप जरा विचार कर लीजिए, इसी आप देखे होंगे 2014 से लेकर के और 2024 चल रहा है। गरीबों का सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप पेंशन उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मैं जब दिव्यांग सशक्तिकरण के मंत्री थे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, यही पेंशन 300 रुपया था और वो लड़ करके सरकार से बढ़ा करके 500 किए और आज योगी जी के सरकार में उन दिव्यांग लोगों को, विधवा को, वृद्धा को 1000 रुपया पेंशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, राशन सुनिए सर, अरे सुन लीजिए, राशन जहां ब्लैकमेल हो जाता था, राशन नहीं मिलता था, आज राशन आप देख लीजिए, अगर कोटे में आया है तो उसको राशन बांटना है, बिना बांटे छुट्टी नहीं है, तो गरीबों को न्याय मिल रहा है। सम्मान निधि का पैसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार शपथ ग्रहण किए हैं तो सबसे पहले 3 करोड़ आवास पर हस्ताक्षर किए हैं और सम्मान निधि पर हस्ताक्षर किए हैं। सम्मान निधि का पैसा किसी जाति धर्म देख करके नहीं दिया गया है, हर जाति वर्ग को मिलता है। आवास जो पात्र है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस भी जाति का हो, सबको मिलने का काम करता है। इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे पंचायती राज मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है, गरीबों तक सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, माफ कीजिए सचिव महोदय जी, आपने कहा सही बात है कि गरीबों तक पहुंचाने का काम किया गया, गरीबों तक लाभ पहुंचा, तो क्या कारण है, किन कारणों से गरीबों की संख्या बढ़ रही है? मैंने आपको बताया ना, गरीबों की संख्या नहीं बढ़ रही है। देखिए, सरकार लगी हुई है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, गरीबी कम किया जाए। अब गरीबी कम करने का मतलब यह हुआ कि जहां गांव में झोपड़ी ही दिखाई दे रही थी, आज आप चले जाइए, एकाध आपको दिखाई देंगे। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको आवास देने का काम किया है। आज वो झोपड़ी हट गई, नहीं आग लग जाता था तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। आंकड़े बताते हैं कि गरीबी अब की बात पिछले हर 2014 से अब तक लगभग 2 गुनी बढ़ी है गरीबी। देखिए, गरीबी नहीं बढ़ी के आंकड़े बताते हैं कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है। अपराध के मामले में आपको बता दूं पत्रकार जी, आप जरा विश्वास कर लीजिए कि इस देश के, इस प्रदेश के अंदर जितने मवाली गुंडा और माफिया थे, जितने आपको हिस्ट्री शीटर लगते थे, चाहे वो भू माफिया थे, एंटी करप्शन गठित हुआ, सारी लायबिलिटी थी सरकार की, और वो जितने गुंडे माफिया मवाली थे, या तो वो जेल के सलाखों में हैं और या तो उत्तर प्रदेश और देश छोड़ करके देश के बाहर हो गए हैं। आप पता कर लीजिए। और ये गुंडा माफिया का बढ़ावा नहीं है, ये सरकार उनको दबाने का काम की है और गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी नीरज के साथ मैं राजकुमार।